ओके, वेलकम आप सभी का। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं मेंडल के जो नियम हैं उनको समझेंगे। देखो, मेंडल के जो तीन अलग अलग नियम हैं वो क्या हैं और उनका बेस क्या है और उनसे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं वो हम आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेंडल का पहला नियम है उसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम पृथक्करण का नियम के नाम से भी जानते हैं और इसी को अपन विसंयोजन के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, यहाँ पे हमने जो क्रॉस लिया है कि पेरेंट प्लांट्स हैं और उनके फिनोटाइप बताए हुए हैं। जैसे ये जो मैटर है वो सीड का है कि जो बीज हैं उनकी शेप का मैटर है। तो दो प्रकार की शेप ली है, राउंड और व्रिंकल्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि राउंड डोमिनेंट करैक्टर है और व्रिंकल्ड कंडीशन जो है वो रिसेसिव करैक्टर है। अब हमने जो राउंड और व्रिंकल्ड पौधे लिए हैं उनका हम जीनोटाइप देखें तो राउंड का जीनोटाइप है कैपिटल आर और व्रिंकल्ड का है स्मॉल आर। तो जब हम दो एलील लेते हैं तो ये डिप्लॉयड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मटर के पौधे हैं या आप बाकी कोई जेनेटिक्स के कॉमन क्वेश्चंस करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स को हम डिप्लॉयड ही लेते हैं ना, डिप्लॉयड लेके हम आंसर्स देते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों एलील हैं वो सीड सैप वाली बात की जाए तो पहले पौधे के अंदर डोमिनेंट एलील है और उसकी दो कॉपी हैं, तो इसको अपन बोलते हैं होमोजाइगस। तो पहला जो पेरेंट है वो होमोजाइगस है, डोमिनेंट एलील को लेके है। इसको हम वाइल्ड भी बोल सकते हैं, वाइल्ड एलील डोमिनेंट एलील होती है। दूसरी साइड में व्रिंकल्ड पौधा है वो भी होमोजाइगस है, लेकिन इसमें जो एलील हैं वो वाइल्ड टाइप वाली नहीं है, जो म्यूटेंट वाली है। तो आप इसको कंपैरेटिवली म्यूटेंट बोल सकते हो। तो वाइल्ड के रिलेशन में बोला जाता है म्यूटेंट और डोमिनेंट के रिलेशन में बोला जाता है रिसेसिव। ठीक है, तो ये हमारे पेरेंट्स के जीनोटाइप हो गए। और एक और वर्ड आता है कि जो पेरेंट्स यहाँ पे लिए गए हैं ये प्योर लाइन है। देखो, प्योर लाइन या प्योर बोलने का मतलब ये होता है होमोजाइगस। अगर दोनों एलील एक जैसी हैं तो वो कंडीशन प्योर यानी कि शुद्ध गोल और शुद्ध झुर्रीदार, इसका मतलब ऐसे हो जाता है। वैसे दोनों जो एलील हैं वो सेम है ना, एक में डोमिनेंट है एक में रिसेसिव है। ओके, तो ये तो मैटर हुआ कि हमने पेरेंट्स हैं वो होमोजाइगस यानी कि प्योर राउंड और प्योर व्रिंकल्ड पेरेंट्स लिए। अब हमें जो F1 प्राप्त होता है यानी जिनके गैमेट्स बनेंगे, तो इससे जो दोनों गैमेट बनेंगे उसमें एक ही एलील आती है कैपिटल आर, और दूसरे पेरेंट से जो गैमेट बनेंगे उसमें एक ही एलील आएगी स्मॉल आर। और जब हम F1 को बनाएंगे तो F1 के अंदर दोनों पेरेंट से एक एक एलील हमें लेनी होती है। तो पहले पेरेंट से कैपिटल आर ही जाएगा क्योंकि उसमें वही है, और दूसरे पेरेंट से स्मॉल आर ही आएगा। तो 100% जो हमारा F1 है उसका जीनोटाइप यही होगा, यानी कि सारे के सारे F1 ऐसे होंगे, ऑल प्रोजेनी। ओके, अगर हम इस F1 को देखें और इसको इसके पेरेंट्स से कंपेयर करें तो एक तो बात आती है कि इसका फिनोटाइप क्या है। तो इसका फिनोटाइप जो है वो राउंड आएगा। फिनोटाइप राउंड आने का कारण है कि इसमें डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, डोमिनेंट एलील यानी कि कैपिटल आर प्रेजेंट है। तो कैपिटल आर की वजह से ये राउंड है। इसमें दो एलील हैं, डिप्लॉयड है, दोनों एलील एक जैसी नहीं है, तो ये हेटेरोजाइगस है।
तो ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल हैं। आप एक प्योर राउंड और प्योर रिंकल्ड से बना रहे हो तो आप इसको हाइब्रिड भी बोल सकते हो कि ये हाइब्रिड है। तो F1 के अंदर जो हमें मिल रहा है, जो प्रोजेनी है, वो हाइब्रिड है, हेटेरोजाइगस है, लेकिन वो फिनोटाइप के अकॉर्डिंग कैसे हैं, राउंड हैं, और सभी जो पौधे हैं वो बिल्कुल सेम हैं। ओके, अब देखो यहाँ से हमारा जो रूल है कि हम सेग्रीगेशन को समझना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि F1 जो पौधे हैं उनके अंदर 2 एलील हैं, 2 एलील, कैपिटल R और स्मॉल r, और दोनों साथ साथ में टुगेदर आउट। ओके, तो 2 चीजें एक साथ हैं, राइट, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r। ओके, क्योंकि डिप्लॉयड है इसलिए ऐसा साथ में आ रहा है। अब इसके बाद में जैसे हम F2 पे जाएंगे, है ना, F1 के बाद में हम इंटरक्रॉस कराते हैं, यानी कि सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, F1 का F1 के साथ में क्रॉस कराएंगे, तो हमें जो प्रोजेनी मिलेगी उसके जीनोटाइप ये वाले होंगे। ओके, तो अगर हम F2 में जाकर के देखते हैं तो F2 में जो पहला मेंबर है ये पेरेंट से मैच करता है। लास्ट वन जो है स्मॉल r, ये भी पेरेंट से मैच करता है। तो जो पेरेंट से मैच करते हैं वो तो कहलाते हैं पेरेंटल, कि जो पेरेंट से मैच कर रहे हैं, तो ये भी पेरेंटल है और ये भी पेरेंटल है। इसके बाद में हमें 2 जीनोटाइप और मिले हैं, है ना, ये वाला एक जीनोटाइप है, ये अपने यहाँ पे डबल है तो इसलिए 2 बार दिखा रखा है, ये कैपिटल R स्मॉल r। ये जो जीनोटाइप है ये पेरेंट्स में नहीं था, यानी कि F1 की बात नहीं हो रही है, पेरेंट्स की बात हो रही है। पेरेंटल होना या पेरेंटल नहीं होना पेरेंट से कंपैरिजन के आधार पे होता है। तो ये है नॉन पेरेंटल, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप केवल F1 से F2 तक का देखते हो तो उसमें हमें ये पता लग रहा है कि हमारे जो पौधे हैं उसमें दोनों एलील साथ थी, तो उनको साथ ही जाना चाहिए था। लेकिन हम यहाँ पे क्या नोट करें कि कैपिटल R एक साथ आए, स्मॉल r एक साथ आए। ये कॉम्बिनेशन तभी आ सकते हैं जब हमारा F1 का जो जीनोटाइप है उसके दोनों एलील जो कि पहले साथ थे ये सेपरेट हो जाएं, यानी कि वो रहने को दोनों साथ हैं लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं होते, नो मिक्सिंग। उसको अपन ब्लेंडिंग बोल सकते हैं कि ब्लेंड नहीं होती, नो ब्लेंडिंग। तो ये रूल हमें ये समझाता है कि F1 में होने को प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील साथ थी, लेकिन वो मिक्स नहीं होती है, वो बाद में, है ना, अपने अपने अकॉर्डिंग, है ना, वो इंडिपेंडेंटली, है ना। इंडिपेंडेंटली तो अपन लॉकस के ऊपर जाएंगे तब बोलते हैं। अभी हम केवल अगर सेग्रीगेशन वर्ड को समझें तो सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि ये दोनों यहाँ पे सेग्रीगेट हुई हैं और उनके सेग्रीगेट होने से ही हमें जो अनुपात है वो ऐसा मिल सकता है कि लगभग 74% बीज ऐसे थे, 25% ऐसे थे, तो ये लगभग वही हो जाता है कि ये 75 हो गया और ये 25 हो गया। तो 3:1 मिलता है ना। ये फिनोटाइप का रेशियो है कि ये भी राउंड है और ये हेटेरोजाइगस हैं, ये भी राउंड हैं। तो राउंड वाले हैं वो 75% हैं और जो व्रिंकल्ड वाले हैं वो 25% हैं। तो जब सभी पौधे हाइब्रिड थे, सभी पौधे राउंड वाले थे, हेटेरोजाइगस थे, तो उनसे हमें जो अनुपात मिलता है ना, 3:1 जो मिलता है, वो तभी हो सकता है जब ये एलील जो हैं वो आपस में ब्लेंड नहीं हुई हो, और जो करैक्टर है वो करैक्टर दोबारा तभी अपीयर हो सकता है। यानी कि ये जो मेन चीज़ यहाँ पे ये आ रहा है कि हमें जो 25% पौधे ऐसे मिलते हैं जिनमें झुर्रीदार कंडीशन वापस आ गई, ये तभी आ सकती है जब झुर्रीदार वाला और राउंड वाला जो करैक्टर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स हैं वो मिक्स नहीं हुए, यानी कि नो ब्लेंडिंग।
तो वो सेपरेट होते हैं, ब्लेंड नहीं होते। ये चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो मेंडल का जो पहला रूल है वो हमें यही बताता है कि हेट्रोजाइगस F1 के अंदर दोनों एलील साथ होती हैं बट वो ब्लेंड नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो इससे जुड़े हुए कुछ सिंपल कंक्लूजन, हालांकि सारी बातें हमारी इसमें आ गई लेकिन फिर भी अपन इसमें देख सकते हैं। ओके, तो देखो हम यहाँ से चीज़ समझ सकते हैं कि F1 जो था उसमें ब्लेंडिंग नहीं होती है, नो ब्लेंडिंग, यानी कि वो मिक्स नहीं होते, और केवल डोमिनेंट एलील जो है वो अपेयर होती है, यानी कि कैपिटल आर वाला। होने को उसमें स्मॉल आर भी था, हेट्रो था, लेकिन स्मॉल आर है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। हालांकि ये चीज़ बाद में डोमिनेंस में जाती है ना। और फिर अपन इसमें कह सकते हैं कि जो गैमेट्स हैं, जब उससे गैमेट बनते हैं तो एलील हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि कैपिटल आर स्मॉल आर था, इससे गैमेट बनाएंगे तो कैपिटल आर अलग गैमेट में जाता है, स्मॉल आर अलग गैमेट में जाता है। ये है एक्चुअल में जो हमारा पूरा रूल है वो यही है कि मेन रूल इसी चीज़ को अपन बोलते हैं कि दोनों एलील साथ में थी लेकिन जब गैमेट बनाओगे तो गैमेट के अंदर दोनों सेपरेट हो जाती हैं। इसीलिए इस रूल को हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के रूल के नाम से भी जानते हैं, कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से भी ये जाना जाता है। और हमें जो F2 मिला था उसमें नए कॉम्बिनेशन तभी हो सकते हैं जब ये एलील गैमेट बनते समय सेपरेट हो गई थी। मीन्स सिंपली आप ऐसे कर सकते हो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर दो डिफरेंट एलील हैं वो साथ में पाई जाती हैं हाइब्रिड वाले में, लेकिन जब गैमेट बनते हैं तो दोनों एलील अलग अलग हो जाती हैं। कोई भी एलील किसी दूसरे एलील से ब्लेंड नहीं होती, इसी का नाम है प्योरिटी और प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो ये था हमारे मेंडल का पहला नियम। ओके, ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अगला जो नियम है उसको अपन बोलते हैं डोमिनेंस का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ऑलमोस्ट सभी लोग इसको बहुत आराम से जान रहे होते हैं। तो हम एक क्रॉस समझते हैं, जैसे रेड फ्लावर वाला लिया है और वाइट फ्लावर वाला प्लांट लिया है। तो ये प्लांट भी हमने होमोजाइगस लिए हैं, यानी कि प्योर रेड है और प्योर वाइट है। ठीक है, तो होमोजाइगस कंडीशन हमने यहाँ पे इनका लिया है। और जैसे ही हम इनसे F1 बनाएंगे तो F1 का जो जीनोटाइप है वो बिल्कुल ऐसा ही आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर हम इसका फिनोटाइप बताएं, वैसे तो ये हो गया हेटेरोजाइगस, दोनों एलील डिफरेंट है, दोनों साथ हैं, हेटेरोजाइगस कहलाएगा। लेकिन अगर आप इसको फिनोटाइप वाइज बताएंगे तो डोमिनेंट जो एलील है, यानी कि रेड वाला है, वो वाइल्ड टाइप है और ये डोमिनेंट एलील भी है। तो हमारा जो पौधा है वो हमें कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा, उसमें रेड फ्लावर्स हैं वो आएंगे, राइट। तो ये जो फिनोमेना हमने यहाँ पे नोट किया कि होने को इसमें दोनों एलील हैं, रेड वाली भी है वाइट वाली भी है, लेकिन रिफ्लेक्ट केवल एक ही होती है। फिनोटाइप में केवल एक ही एलील है, वो अपने आप को दर्शा पाती है, अपने आप को बता पाती है। तो ये कहलाता है डोमिनेंस, कि दोनों एलील होने के बावजूद दो में से एक अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाता है और दूसरा नहीं कर पाता। तो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिनोटाइप में जो हमें शो हो रहा है वो डोमिनेंट एलील होता है, और डोमिनेंट एलील यहाँ पे कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डोमिनेंस का मैटर है। अगर हम इस चीज को F2 पे लेके जाएंगे, अगर हम इसको F2 पे लेके जाएंगे तो हमें जो फिनोटाइप है ना, ये फिनोटाइप का अनुपात आ जाएगा। फिनोटाइप का जो अनुपात है वो रेड मिलेंगे हमें 75% और वाइट मिलेंगे हमें 25%। ठीक है, हालांकि F1 में आप इसको समझ सकते हैं कि डोमिनेंस का मामला है वो तो हेट्रोजाइगस से हमें क्लियर हो जाएगा, कि इससे हम बता सकते हैं कि दो एलील हैं, दोनों दो अलग अलग जो स्टेट हैं उसको कंट्रोल करती हैं। बट
फिनोटाइप में एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा, तो जो दिखता है वो डोमिनेंट है, जो नहीं दिख रहा वो रिसेसिव है। ओके, ये तो वो मैटर हो जाता है। अब देखो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसे अनुपात वगैरह पे काम करना हो या कोई फिनोटाइप वाले कितने होंगे ये आपको बताना हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा उस पर हम काम करते हैं। जैसे हम F2 बनाएंगे, तो F2 का मतलब होता है कि हम F1 का F1 से ही क्रॉस कराएंगे। ओके, तो F1 का जीनोटाइप है कैपिटल R स्मॉल r और दूसरे का भी कैसा है कैपिटल R स्मॉल r। अब हमें जैसे कि मान लो यहाँ पे रेड चाहिए कि रेड फ्लोर वाले कितने होंगे, तो रेड का हमें जीन है ना, रेड तो हो गया फिनोटाइप, तो इस फिनोटाइप को कंट्रोल करने वाला जीनोटाइप क्या होगा, वो जीनोटाइप अपन लिखते हैं यहाँ पे। तो अगर मैटर डोमिनेंस का थोड़ा सा आप समझना कि अगर कोई भी आप ऐसा कोई क्रॉस ले रहे हो, कोई क्वेश्चन ले रहे हो जहाँ भी आपको ऐसा कुछ कंक्लूजन निकालना है, कैलकुलेट करना है, अगर वो मैटर डोमिनेंस का है, तो जो आप जीनोटाइप चाहते हो और अगर आप फिनोटाइप में जो करैक्टर है वो डोमिनेंट वाला करैक्टर चाहते हो, तो जीनोटाइप में आपको कम से कम एक डोमिनेंट एलील है वो लेनी पड़ेगी। दूसरी जो एलील है वो इसमें कोई सी भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैटर होता है कि हम जीनोटाइप को दर्शाएंगे और जीनोटाइप हमें हमारे फिनोटाइप के अकॉर्डिंग बतानी है कि रेड वाला फिनोटाइप कब आ सकता है, जब दो में से एक कैपिटल R एटलीस्ट आ ही जाए। राइट, तो ये हो जाएगा हमारा जीनोटाइप रेड के लिए। ऐसे हम बता सकते हैं कि वाइट के लिए क्या होगा, तो वाइट के लिए जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा कि दोनों R स्मॉल होने ही चाहिए, कंपल्सरी है। तो यहाँ से एक चीज और समझ में आती है, वो ये आती है कि जो रिसेसिव करैक्टर्स हैं वो केवल होमोजाइगस अवस्था में ही दर्शाए जाते हैं। कि अगर रिसेसिव एलील को लेके कोई होमोजाइगस है तभी रिसेसिव वाला करैक्टर है वो डेवलप होता है, अदरवाइज वो करैक्टर है डेवलप नहीं होगा। तो ये जो मैटर है ना, कि ये जो कंडीशन आती है कि हम कोई भी जीनोटाइप है वो बता सकते हैं और फिर उसको हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो हमारा जो वाइट है वो जैसे हम बात करें तो ये ओनली 25% आएगा और बाकी बचे हुए हैं वो सारे के सारे हमारे कैसे होंगे 75% वो होंगे हमारे रेड वाले, यानी कि 3/4 रेड आएंगे और 1/4 है वो वाइट आएंगे। तो ऐसा जो हम अनुपात बताते हैं थोड़ा सा क्या है कि जैसे हम जितना कॉमनली आप जेनेटिक्स को पढ़ रहे होते हैं उतना कॉमनली नहीं होना होता है, हमें थोड़ा सा उसके बिहाइंड क्या चल रहा है वो समझना होता है। सारा जो मैटर है या मेंडल का पूरा जो सक्सेस है वो एक्चुअल में क्या है कि कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि मेंडल स्टैटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल थे और स्टैटिक्स की वजह से ही उन्होंने सारा कुछ ये रूल्स वगैरह बनाए, सारे रिजल्ट्स को उन्होंने समझाया। तो हमें भी बिल्कुल जो डाटा है उस पर काम करना है। जैसे आप कहते हैं कि 75%, तो 75% में ऐसा करैक्टर तभी आ सकता है जब एक डोमिनेंट, जैसे आप जीनोटाइप बताएंगे इसके, सपोज आप यहाँ पे जीनोटाइप लिखते हैं तो ये भी है और ये भी है ना, ये हो गए हमारे पास कि इन जीनोटाइप की वजह से पौधा है उसमें रेड कलर आएगा। अब आप इनके परसेंटेज देखो 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। अब इन सबको मिलाने पे होता है 3/4। ओके, तो ये जो है कि हमें तो समझ में आता है कि ये तो पूरा का पूरा काम करेगा क्योंकि तो है ही राउंड के लिए, बट ये बाकी दो कैसे काम कर रहे हैं, वो तभी काम कर रहे हैं जब मैटर क्या हो डोमिनेंस। अगर डोमिनेंस नहीं है तो ये नहीं करेगा, यानी कि आपका जो अनुपात है 75% और 25% का वो तब भी आ सकता है जब जो आपका इश्यू है वो डोमिनेंस का हो। यानी कि अगर ऐसे अनुपात आते हैं
तो उस अनुपात को लाने के लिए जो जिम्मेदार कारण है वो डोमिनेंस है। और डोमिनेंस ये कहता है कि दो में से अगर एक एलील जो कि डोमिनेंट है वो प्रेजेंट है तो केवल उसी का लक्षण है वो प्रोजेनी या ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको मिलेगा। ओके, इसके बाद में हम मेंडल के थर्ड रूल के ऊपर चलते हैं कि मेंडल का जो तीसरा नियम है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम, यानी कि स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। देखो इसमें आपने क्योंकि जो हल्का फुल्का जो कंफ्यूजन हो जाता है या कई बार जो डाउट रह जाता है स्टूडेंट्स को, उसके पीछे एक छोटा सा कारण है। पहले आप उस कारण को क्लियर कर लेते हैं अपन। देखो हमने जैसे एक तो बात किया डोमिनेंस का, तो डोमिनेंस में तो कुछ भी नहीं सोचना होता कि जो डोमिनेंट एलील है बस उसका करेक्टर आ जाता है, रिसेसिव का नहीं आता। इसके अलावा उसमें और कुछ मैटर नहीं है। अब ऐसा होने पे हमारे अनुपात हैं उस हिसाब से आते हैं, वो सब हम बता सकते हैं। इसके बाद में हमने जो पहला रूल पढ़ा था यानी कि प्योरिटी ऑफ गैमेट्स वाला, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी कि सेग्रीगेशन वाला रूल। तो सेग्रीगेशन वाले रूल में हमने ये देखा था कि कैपिटल आर और स्मॉल आर है ना, जैसे हमारे पास जो जीनोटाइप था वो हेट्रो था और हेट्रो के अंदर दोनों एलील हैं वो सेपरेट हुए। तो एक तो मैटर ये आता है कि जो एलील्स थे वो ब्लेंड नहीं हुए, वो मिक्स नहीं हुए और वो दोनों गैमेट में अलग अलग गए। इसको आपने प्योरिटी ऑफ गैमेट नाम से भी बोल दिया था। वैसे ये पहला नियम था सेग्रीगेशन वाला नियम का। अब एक्चुअल में हम जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझना चाहते हैं ये सेग्रीगेशन वाले रूल का ही एक्सटेंडेड पार्ट है ना। सेग्रीगेशन में जैसे आपने कहा कि हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर है तो इसके दोनों एलील अलग अलग हो गए, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा सेग्रीगेशन। अब अगर हमारे पास जैसे ये तो क्या था कि वन जीन का मैटर था, वन जीन और उसके दो एलील और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो हम उसको समझा रहे थे। अब मैटर थोड़ा सा चेंज इसलिए है क्योंकि अब हमारे पास जो नंबर ऑफ जीन है वो 2 हो जाएगा, 2 जीन्स। यानी कि पहले एक लोकस के ऊपर जो एलील थे केवल उनका मैटर था, अब 2 अलग अलग लोकस के ऊपर जो होते हैं वो अपने अपने हिसाब से जाते हैं, है ना। पहले क्या कह रहे थे कि हेट्रोजाइगस के अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील दोनों होती हैं, वो गैमेट्स में अपने अपने हिसाब से जाती हैं या उनकी गैमेट्स में जाने की जो संभावनाएं हैं वो बराबर होती हैं, क्योंकि हमारे जो अनुपात हैं वो तभी आ सकते हैं जब सबकी प्रोबेबिलिटी 25% यानी कि 1/4 होती है, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर हम एक स्टेप और आगे आ गए, और वो स्टेप क्या है कि अब हमारा मैटर है वो एक की बजाय एक से ज़्यादा लोकस का हो गया, है ना। जैसे ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने ले लिया, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस लेने का मतलब हो गया कि लोकस 1 के ऊपर पहला जीन है और लोकस 2 के ऊपर दूसरे करैक्टर का जीन है, ऐसे। तो अगर हम 2 लोकस लेते हैं या मोर देन 2 लोकस लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे 3 ले लेते, तो अब ये रूल हमें ये बताता है कि होने को जो ऑर्गेनिज्म है उसमें येलो एंड राउंड है ना, ये फिनोटाइप आपने ले रखा है, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं होता। यानी कि ये आपस में, जैसे वहाँ पे आप ब्लेंड बोल रहे थे, वैसे यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, राइट। हालांकि इसका अपवाद आता है, वो आता है लिंकेज, कि अगर ये जुड़े हुए होंगे तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं हो सकते, तो हम बोलते हैं लिंकेज। तो मेंडल के टाइम पे लिंकेज नहीं था। हाँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज, बट जो हमारा पहला रूल है सेग्रीगेशन, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। डोमिनेंस वाले के एक्सेप्शन है, आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसमें लिंकेज आ जाता है तो इंडिपेंडेंट खराब हो जाता है, उसके एक्सेप्शन है। बट प्योरिटी ऑफ गैमेट का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि जब भी गैमेट बनेंगे तो गैमेट में 2 में से एक एलील ही जाएगी और उसके जाने की जो संभावनाएं हैं
वो मैथमेटिकली जितनी होनी चाहिए उतनी ही होंगी। तो हमारा जो प्योरिटी वाला मैटर है वो एक जीन की 2 एलील तक था। और अब जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 2 अलग अलग लोकस के ऊपर मिलने वाले 2 अलग अलग जो जीन्स हैं, है ना, उनके ऊपर चला गया। तो एक स्टेप हम आगे आ गए, राइट। तो जैसे ऐसे हमने दूसरा पौधा ले रखा, वो ग्रीन और उसमें व्रिंकल्ड है, तो उसका जीनोटाइप हमने दिखा दिया, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये तो हो गया हमारे पेरेंट्स। तो ऐसे मान लो कि हमने पेरेंट्स लिए, तो ये पेरेंट्स क्या हैं, वैसे ही हैं, होमोजाइगस हैं, प्योर हैं। अब देखो आपने 2 लोकस ले रखे हैं, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस भी है। इससे पहले जो हमने लिए थे उसमें केवल हमने एक ही लोकस लिया था, तो वो मोनो हाइब्रिड की कैटेगरी में आते हैं, ये डाई हाइब्रिड की कैटेगरी में जाएगा। अब इससे हम F1 बनाएंगे। तो रूल बिल्कुल वैसे ही है, जैसे आपका डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, तो जितने भी लोकस आपने ले रखे हैं उनको आप सेपरेट कर दो। जैसे हमने 2 लोकस को सेपरेट कर दिया। अब पहले लोकस के ऊपर जो भी है या जो भी होगा वो पहले लोकस के हिसाब से होगा, दोनों पेरेंट्स के। तो पेरेंट्स का जो पहला लोकस है वो अब केवल आपको वाई वाला मैटर देखना है, तो ये मोनो हाइब्रिड जैसा हो गया। तो यहाँ जैसे हमने मोनो हाइब्रिड कराया, डोमिनेंस वाला कराया, उसमें हमने कैपिटल वाई लिया, तो इसमें एक ही एलील बनेगी, इधर भी एक ही एलील बनेगी, और F1 के अंदर हमें यही मिलेगा। सेम ऐसा ही हम दूसरे लोकस के लिए लगा सकते हैं। तो होने को डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के आपने 2 जीन एक साथ ले लिए, लेकिन दोनों जीन्स का जो जेनेटिक्स है या उनका जो बिहेवियर है वो मोनो जैसा है, कि ये अपने आप में एक मोनो हाइब्रिड है और ये दूसरे लोकस वाला मैटर अपने आप में एक मोनो हाइब्रिड है। और जेनेटिक्स के अंदर जब भी आप कोई 2 लोकस, 3 लोकस या कुछ भी कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो हमेशा वहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो डाई हाइब्रिड को हम 2 मोनो हाइब्रिड में तोड़ सकते हैं। अगर ट्राई होता तो हम 3 मोनो में तोड़ देते, टेट्रा होता तो हम 4 मोनो के अंदर तोड़ सकते हैं, राइट। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा वो आप एक एक मोनो हाइब्रिड के अकॉर्डिंग बता सकते हो। एक बार पहले लोकस को देखो तो ये बिल्कुल क्लियर है कि एक बड़ा वाई आएगा, एक छोटा वाई आएगा। फिर दूसरे लोकस को देखो तो आप बता सकते हैं कि एक बड़ा आर आएगा, एक छोटा आर आएगा। अब आप इसका जीनोटाइप तो यहाँ पे बन चुका, इसका फिनोटाइप बता सकते हो कि डोमिनेंस के अकॉर्डिंग फिनोटाइप इसका येलो आएगा और केपलर के अकॉर्डिंग इसका क्या आएगा, राउंड आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे अपन F2 पे जाएंगे या F1 का F1 से अपन क्रॉस कराएं और अपन F2 की अगर बात करें कि हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी F2, तो F2 के अंदर हमारे पास जो फिनोटाइप्स आते हैं वो फिनोटाइप्स 4 प्रकार के होंगे। नो फिनोटाइप एक जैसे, 3 एक जैसे, 3 एक जैसे, और एक फिनोटाइप बिल्कुल से अलग आता है, राइट। तो वैसे ये क्या होता है कि फिनोटिपिक रेशियो कहलाता है। ये जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं, ध्यान देना, डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने लिया हो प्लस हमने डोमिनेंस ले रखा हो। अगर डोमिनेंस नहीं है तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा, रेशियो ये नहीं आ सकता। तो डाई हाइब्रिड का मैटर हो, पेरेंट्स हैं वो प्योर पेरेंट्स आपने लिए हुए हो, पेरेंट्स अगर प्योर हैं होमोजाइगस और डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और हम उसके F2 में अगर पहुंच गए हैं और जो एलील्स हैं उनके बीच में आपस में जो रिश्ता है वो डोमिनेंस वाला रिश्ता है, तो हमारे पास जो अनुपात है वो 9:3:3:1 आता है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है और इसको हम बहुत ही क्विकली है ना, बहुत ही जल्दी से अगर हमें कोई आंसर दे, एक तो ये होता है कि आपने इसको वैसे ही मेमोराइज कर लिया है, एक होता है कि ये कहाँ से आ रहा है, क्या है, उसको हम समझें। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो फिनोटाइप्स आते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। उसमें एक तो ये हो सकता है कि येलो और राउंड,
एक हो सकता है येलो और व्रिंकल्ड, एक हो सकता है ग्रीन और राउंड, और एक हो सकता है ग्रीन और व्रिंकल्ड। तो ये 4 कंडीशन पॉसिबल हैं। कि जैसे हमने दो तो ले रखे हैं कलर के ऑप्शन, येलो और ग्रीन, और 2 हमने ले रखे हैं ऑप्शन शेप के, राउंड और व्रिंकल्ड। ऐसे क्या हो गया, राउंड और व्रिंकल्ड। ठीक है, तो अब इन रेशियो को हम वैसे सिंपली बता भी सकते हैं और आप मल्टीप्लिकेशन रूल से भी निकाल सकते हो। जैसे कि अपन ये कहें कि येलो, अब येलो के बाद में 2 ऑप्शन है, येलो के बाद में ऑप्शन है राउंड और व्रिंकल्ड। ऐसे ही ग्रीन है, उसके आगे 2 ऑप्शन है, राउंड और व्रिंकल्ड। ये सिंपली वही अपन कर रहे हैं कि येलो ग्रीन ये हो गया पहला मोनोहाइब्रिड, और राउंड व्रिंकल्ड ये हो गया दूसरा मोनोहाइब्रिड। तो हमने पहले लोकस के ऊपर जो जेनेटिक्स होगी उसको दूसरे लोकस पे जेनेटिक्स जो होगी उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनका डाटा है वो आ जाएगा इसमें। तो अब आप इनको कर सकते हैं। अब देखो येलो कितने बनेंगे, येलो बनेंगे हमारे पास 3/4, राइट, 3/4 बनेंगे, है ना। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, 3 जो चेकर बोर्ड के कॉलम है वो ऐसे आएंगे। और ग्रीन कितने बनेंगे, 1/4, राइट। अब इसके बाद में राउंड कितने बनेंगे, राउंड बनेंगे 3/4, व्रिंकल्ड कितने बनेंगे 1/4, राउंड कितने बनेंगे 3/4, व्रिंकल्ड कितने बनेंगे 1/4। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए कि अगर हम येलो के साथ में राउंड चाहते हैं तो ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 यानी कि 9/16। तो ये टोटल 16 होते हैं, इसलिए 9/16 हो गया। ऐसे आप यहाँ देख सकते हो कि व्रिंकल्ड कितने आएंगे, व्रिंकल्ड आएंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो ये हो गया 3/16। ऐसे ये क्या आएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो ये भी 3/16, और ये 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू 1/16। तो 9:3:3:1 ये इसलिए आ जाता है ना। तो ये जो हमारे रेशियोज आए या ऐसे जो डाटा हम F2 के अंदर जाएंगे तो हमें मिल जाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमारा ये जो क्रॉस है ये क्रॉस फॉलो हो गया, यानी कि पहले मोनोहाइब्रिड का मैटर दूसरे मोनोहाइब्रिड के मैटर के साथ में जस्ट अप्लाई हो जाता है। ये तभी हो सकता है कि जब हमारा पहला जो लोकस है उसका मैटर दूसरे लोकस के मैटर से बिल्कुल अलग चल रहा हो। तो ये होता है कि, है ना, इन वो अपन बात करें तो हमारा जो हमने यहाँ पे रूल बोला कि ये फ्री हैं, कि पहले लोकस के ऊपर जो है वो अपने हिसाब से फ्री हैं, कि वो जैसा उनका प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से वो जाएंगे। और उसके बाद में, है ना, जैसे आपने इसकी बात की, तो ये जो आपने रेड लाइन यहाँ पे डाली है ना, उसकी बात करें कि वो इंडिपेंडेंट है, इसका नाम इंडिपेंडेंट है कि वो इंडिपेंडेंट है। और फिर हम इसमें ये जो कर रहे हैं, जैसे हमने इसमें कह दिया कि ये राउंड इतने आएंगे, व्रिंकल्ड इतने आएंगे, ये एक्चुअल में प्योरिटी ऑफ गैमेट है। तो दो लॉकस के ऊपर जो भी हैं वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जा सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मैटर होता है। वैसे जो एलील का जो प्योरिटी मेंटेन करने का सिस्टम है ये उसका जस्ट एक अबव लेवल होता है। और हम हमारे जो F2 के रेशियोज हैं, क्योंकि जब आपको
दो लोकस लेने पड़ेंगे तो मैटर आपका डाई हाइब्रिड में अपने आप ही चला जाता है। और डाई हाइब्रिड में जाते हैं तो डाई हाइब्रिड को आप दो मोनो में डिवाइड करके और मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करके जो अनुपात आता है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमने जो मैटर लिया था कि वो प्योर हो, डाई हाइब्रिड हो, डोमिनेंस का मैटर हो। और अब आप इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट असोर्ट होते हो। अगर ये इंडिपेंडेंट असोर्ट नहीं होते, इनके बीच में लिंकेज होता, तो ये अनुपात ऐसे नहीं आ सकता। तो 9331 आना अपने आप में ये बताता है कि इंडिपेंडेंटली वो जा रहे हैं, इसलिए इस रूल को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ठीक है ना। तो फिनोटाइपिक रेशियो की हमने बात कर ली। और न्यू कॉम्बिनेशंस हैं वो हमें यहाँ पे तभी इंडिपेंडेंट होने पे ही न्यू कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। जैसे येलो के साथ में रिंकल्ड था ही नहीं, ये नया तभी बना है। ग्रीन के साथ में राउंड था ही नहीं, ये नए कॉम्बिनेशन जो है वो तभी बन सकते हैं जब ये इंडिपेंडेंट असोर्ट हुए हों। अगर लिंकेज होता तो ये ना, जितना लिंकेज होगा उतने वो कम हो जाते हैं। वो तो आप जब लिंकेज पढ़ेंगे उसमें क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसीज वगैरह आएगी तो मैटर बढ़ जाता है। बट अभी के लिए हम कहें तो नया जो बन रहा है या नए कॉम्बिनेशन तभी आ सकते हैं जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उनके बीच में रहा हो। तो ऐसे हम मेंडल के जो तीनों नियम हैं वो क्या हैं, उनका बेस क्या है, और वहाँ जो मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है ना, ये जो मेंडल ने जितना बताया उसको अपन मेंडलिज्म के नाम से भी जानते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स या मेंडेलियन इनहेरिटेंस अपन बोल सकते हैं। तो इसके बेसिस जो है वो हमें क्लियर होने चाहिए। बेसिस में कुछ भी नहीं है। डोमिनेंस एक अलग चीज़ है। वो सिंपली क्या होता है कि दो में से जो डोमिनेंट है वो दिखता है, बस इतना सा ही है। उसके बाद में एलील मिक्स नहीं होते, वो प्योरिटी ऑफ गैमेट का मामला है। दो लॉकस पे जो है वो अपने हिसाब से जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मामला है। तो ऐसे आप तीनों नियम को बहुत ही सिंपली तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में हम अगर कुछ और पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक क्रॉस कौन सा है वो लिया, फिर उसमें कितने जीन पार्टिसिपेट करते हैं, एलील कितने होंगे, और हमें फिनोटाइप्स वो कितने मिलेंगे। जैसे आपके पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो तो उसमें एक ही जीन है ना, एक लोकस के ऊपर एक ही जीन आपने लिया, उसके दो एलील हो सकते हैं। जैसे कि आपने कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे लिए, उसके दो ही फिनोटाइप आ सकते हैं। उसके दो ही फिनोटाइप आ सकते हैं, जैसे राउंड है ना, व्रिंकल ले लिया, रेड वाइट ले लिया, ऐसे। अगर आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो नंबर ऑफ जीन 2 हो जाएगा। जीन का ही नाम लोकस है कि लोकस के ऊपर जीन पाया जाता है, तो दो जीन है तो दो लोकस काम आ रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। एक लोकस के ऊपर जीन है, उसके दो एलील होते हैं। अगर आप मल्टीपल एलील सिस्टम अप्लाई नहीं कर रहे और सिंपल जेनेटिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं तो दो एलील अपन लेते हैं। तो दो लोकस के ऊपर दो एलील लेंगे तो टोटल 4 एलील यहाँ पे हो चुकी हैं। फिनोटाइप्स हैं वो हमारे पास 4 प्रकार के आते हैं, जो आपने अभी देखा। इसमें 2 नए होते हैं और 2 पेरेंट्स वाले होते हैं। अगर ऐसे आपने 3 जीन को पार्टिसिपेट कर दिया, 3 लोकस ले लिए, तो ट्राई हाइब्रिड बन जाएगा, है ना। मैटर बिल्कुल वैसे ही है कि आपको 2-2 एलील 3 लोकस पे लेनी है तो 6 एलील हो जाएंगी। और हमारे पास जो फिनोटाइप्स हैं वो कितने आएंगे, 8 प्रकार के फिनोटाइप्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो ऐसे आप मोनो, डाई, ट्राई है ना, इनमें मल्टीप्लिकेशन रूल है, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मेंडल ने अपना जो वर्क था उसको कंप्लीट करने के बाद में उसको पब्लिश भी करा दिया था, लेकिन जो पूरा इंटरनेशनल साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उसने उसको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया और वो एक प्रकार से साइलेंट ही रह गया। लेकिन मेंडल के जो निष्कर्ष थे वैसे ही निष्कर्ष कुछ साइंटिस्ट ने दोबारा से ऑब्जर्व किए, तो रीडिस्कवरी मेंडल के काम का हुआ। और ये जो रीडिस्कवरी हुआ इसमें 3 अलग अलग साइंटिस्ट हैं। एक है ह्यूगो डी वेरीज, एक है कार्ल कोरेंस और एक है एरिन वॉन सैलमा। तो इन तीनों लोगों ने, क्योंकि ये 3 अलग अलग कंट्री के हैं, ये हॉलैंड से हैं, ये जर्मनी से हैं, ये ऑस्ट्रिया से हैं, तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम करते हुए सेम रिजल्ट्स हैं वो निकाले। और फिर जब उन्होंने देखा तो ये उनको पता चला कि ऐसे काम तो मेंडल ने पहले ही पब्लिश करा रखे।
तो रीडिस्कवरी किसने की ना, ये एक क्वेश्चन है वो बनता है। तो ये आपको तीनों नाम पता होने चाहिए कि ह्यूगो डी वेरिज हैं, कार्ल लोरेंत्ज हैं और एरिक वॉन शेरमार्क ने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क किया। देखो अभी हमने बात किया था कि मेंडल के जो नियम हैं उसमें से ऐसा नियम जिसमें कोई अपवाद नहीं है, विदाउट एक्सेप्शन, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी कि जो सेग्रीगेशन का नियम है या प्योरिटी ऑफ गैमेट का नियम है वो विदाउट एक्सेप्शन है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ऐसे अगर हम बात करें कि हमारा जो डोमिनेंस का रूल है, डोमिनेंस के रूल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक्सेप्शन आ जाते हैं। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाता है, मिराबिलिस जुलापा कर लेते हैं, उसमें बीच वाले करैक्टर आने लग जाते हैं। ऐसे ब्लड ग्रुप का सिस्टम लेते हैं तो उसमें दोनों एलील अपने आप को दर्शाती है, को डोमिनेंस आ जाता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये डोमिनेंस के है ना, मेंडल वाले डोमिनेंस के अलग हैं कुछ, तो एक्स्ट्रा मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर आते हैं। वैसे डोमिनेंस इनमें काम नहीं कर रहा तो ये अपवाद हो गए। तो डोमिनेंस वाले रूल के अपवाद हैं। इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का जो रूल है उसका भी अपवाद है कि अगर लिंकेज होगा तो दो लोकस के ऊपर जो जीन है वो ज़्यादा साथ में जाने की संभावना के साथ हमें मिलेंगे। तो लिंकेज भी एक प्रकार का एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस ये भी एक्सेप्शन है, लेकिन सेग्रीगेशन वाले रूल का कोई एक्सेप्शन है वो नहीं है। देखो इसके बाद में कुछ और टर्म्स हैं जो भी हमें क्लियर होने चाहिए। एक तो नाम आता है कि टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। टेस्ट क्रॉस का सीधा सा मतलब है कि हम किसी का भी क्रॉस करा सकते हैं, एनी ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम किसी का भी क्रॉस कराएं, लेकिन किससे कराएं, रिसेसिव होमोजाइगस से कराएं। तो ऑर्गेनिज्म कौन है कोई मतलब नहीं है, उसके पेरेंट्स कौन है कोई मतलब नहीं है, केवल अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का यानी कि कैसे भी जीनोटाइप वाले का क्रॉस हम रिसेसिव होमोजाइगस से कराएं तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, राइट। और दूसरा होता है कि बैक क्रॉस क्या है। देखो बैक क्रॉस में थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है। बैक क्रॉस की पहली लिमिटेशन तो ये है कि हम यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म लेंगे वो F1 का हाइब्रिड होता है ना, हेटेरोजाइगस है तो वो हाइब्रिड है। तो F1 का हाइब्रिड जो होता है हम उसका क्रॉस कराएंगे और वो क्रॉस हम किसी भी पेरेंट से करा सकते हैं, है ना। जैसे आपने यहाँ पे देखा कैपिटल R स्मॉल R हाइब्रिड है, इसका क्रॉस हम कैपिटल से भी करा सकते हैं, स्मॉल से भी करा सकते हैं। तो अगर आप इसका क्रॉस स्मॉल से कराओगे तो ये अपने आप में टेस्ट क्रॉस भी हो जाता है। तो टेस्ट क्रॉस है ना, बैक क्रॉस के अंदर कोई टेस्ट क्रॉस हो सकता है लेकिन सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस नहीं हो सकते। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप रिसेसिव होमोजाइगस के साथ में टेस्ट के लिए लेके जाओगे तो टेस्ट क्रॉस है। अगर किसी F1 हाइब्रिड को आप किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे तो वो बैक क्रॉस है। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या है ये नॉर्मली हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। कोई भी जीनोटाइप आपको दिया हुआ तो आप समझ सकते हैं कि ये टेस्ट क्रॉस है या बैक क्रॉस है, बता सकते हो। इसके बाद में एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर जेनेटिक्स की फील्ड में बात करें तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है, क्योंकि पहले तो केवल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस था, फिर जीन्स के बारे में पता लगा, फिर अल्टीमेटली जब लास्ट में क्रोमोसोम्स के बारे में पता लगा, तो जो कैरेक्टर्स हैं वो क्रोमोसोम्स के सहारे से अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो इनहेरिटेंस का जो बेस है वो क्रोमोसोम है कि गुणसूत्रों की वजह से कैरेक्टर्स हैं वो अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये एक्चुअल में जिन्होंने दी है वो है सटन एंड बोवेरी 1903 के अंदर ये थ्योरी इन्होंने दी है। तो क्रोमोसोमल बेस जो है कि जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, क्रोमोसोम जाते हैं इसलिए जीन भी जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है वो सटन एंड बोवेरी का है। तो सिंपल जो बेसिक जेनेटिक्स के अंदर अपन मेंडल की बात करते हैं, मेंडल के रूल्स क्या हैं, मेंडल के रूल्स का जो सारा फ्रेम है, बेसिक्स हैं वो क्या है, रेशियोज वगैरह क्या है, मोनो डाई ये सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस ये सब क्या है, एक्सेप्शंस वगैरह क्या हो सकते हैं,
ऐसे जो बहुत है ना, बिल्कुल से जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट वाइज देखें तो वो आप इस वीडियो से बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। आपके कोई डाउट हैं तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।